ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। पाकिस्तान का नापाक चेहरा, आखिर कौन है सर्वजीत का गुनहगार? कैसे हारा मौत से सर्वजीत? आखिर सरकार अब क्यों कर रही है पहल? चैनल 1 पर दिन भर सबसे बड़ी कवरेज। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सरहद के खेल में क्यों छूटा वतन, क्यों सिसक रही सांसें, आखिर टूटती आस का कौन है जिम्मेदार? कौन देगा सर्वजीत के मौत का जवाब? देखिए चैनल 1 की खास पेशकश वतन वापसी मौत के बाद, आज रात 8 बजे। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। पाकिस्तान का नापाक चेहरा, आखिर कौन है सर्वजीत का गुनहगार? कैसे हारा मौत से सर्वजीत? आखिर सरकार अब क्यों कर रही है पहल? चैनल 1 पर दिन भर सबसे बड़ी कवरेज। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। पाकिस्तान का नापाक चेहरा,
आखिर कौन है सर्वजीत का गुनहगार? कैसे हारा मौत से सर्वजीत? आखिर सरकार अब क्यों कर रही है पहल? चैनल 1 पर दिन भर सबसे बड़ी कवरेज। करते हैं, अमृतसर पहुंचा है सरबजीत का शव और कागजी कार्रवाई के चलते ये पूरी जो घटनाक्रम है वो लेट हुआ है। कल भिकीविंड के अंदर अंतिम संस्कार होगा और भिकीविंड शव को ले जाया जाएगा। कल अंतिम संस्कार होने वाला है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, अमृतसर पहुंच चुका है शव और कल भिकीविंड जो कि सरबजीत का गांव था वहां पर अंतिम संस्कार को पूर्ण किया जाएगा। हमारे साथी राजेश नेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। राजेश, क्या तमाम अपडेट्स और हैं आपके पास? देखिए, अभी कुछ ही चंद मिनट पहले अभी एयर इंडिया के विमान है वो लाहौर से अमृतसर एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। लेकिन शव के पहुंचने में देरी हुई। जैसा कि सबको पता ही है कि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये कम से कम 5 और 6 बजे के बीच पहुंच जाएगा। लेकिन जो कस्टम विभाग ने वो अपनी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए जो एनओसी मांगी थी और पुलिस रिपोर्ट मांगी थी, यहाँ तक कि कस्टम रिपोर्ट अपना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मांगी थी, जो सारे कागजात थे उसको देखने में देरी हुई और तब उसके शव को रोका गया और उसके बाद उनको इजाजत दी गई भारत लाने के लिए। तो ऐसे में अभी चंद ही मिनट पहले उनको जहां लाया गया है। अब पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 6-7 बजे तक जो अंधेरे से पहले अगर उसका शव पहुंच जाता है तो उसको हेलीकॉप्टर के रास्ते वहां उनके भिकीविंड स्थानीय गांव में पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब जी, और कौन वहां पर मौजूद है उनके परिवार के सदस्य के साथ, और कोई अहम व्यक्ति वहां पर मौजूद है? क्योंकि चूंकि पूरी कार्रवाई जो है अब कागजी कार्रवाई के चलते लेट हो गई है। बिल्कुल, कागजी कार्रवाई के चलते लेट हुई है। वो लेट होने के कारण जहां भी एक जो हेलीकॉप्टर उसके लिए रखा गया था उसके स्थानीय गांव को ले जाने के लिए, अब ये उसका शव जो है बाय रोड जाएगा। तो हेलीकॉप्टर वो जो रात होने के कारण नहीं उड़ सकता, तो ऐसी भी जानकारी मिली है। वो बाय रोड लेके जाएंगे। बाय रोड भी कम से कम 60 और 65 किलोमीटर अमृतसर एयरपोर्ट से उनका स्थानीय गाँव है। 1-1.5 घंटा उनके घर पहुंचने में अब लग सकेगा। लेकिन यहाँ जो एयरपोर्ट में कांग्रेस के पंजाब के प्रधान प्रताप सिंह बाजवा मौजूद हैं, विदेश मंत्री परनीत कौर मौजूद हैं और भी बहुत से नेता, तमाम नेता मौजूद हैं उसको देखने के लिए और उसको रिसीव करने के लिए। बहुत से लोग अमृतसर से और उसके स्थानीय गांव से आए हुए हैं उनको बाय रोड ले जाने के लिए। जी, अब परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आ पाई है राजेश की, जो ये पूरी कार्रवाई लेट हुई है, शव पहुंचने में अब इतना लेट हो गया है और कल भी चूंकि अब रात को जैसा आप बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पाएगा तमाम तकनीकी कारणों की वजह से, तो ऐसे में परिजन क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, परिजन तो अपने वो तो भिकीविंड में सब मौजूद हैं। जो अमृतसर में तो उनको यही कार्यक्रम था कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको लाया जाएगा। तो यहाँ जो है वो तमाम नेता और वो स्थानीय लोग रुके हुए हैं, तो उनको ट्रांसफर करना था वो एयर इंडिया फ्लाइट से हेलीकॉप्टर के। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बाई रोड जाने से अब जा रहे हैं इसको पोस्टमार्टम करने के लिए अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में, और उसका शव लेके जा रहे हैं। और पोस्टमार्टम भी अब देखा जाएगा कि वो डॉक्टर्स इसको किस तरह लेते हैं कि पोस्टमार्टम आज करेंगे, सुबह करेंगे, ये अभी देखना बाकी होगा। क्योंकि रात के टाइम हो सकता है पोस्टमार्टम ना करें, लेकिन ये सरबजीत का मामला है, एक विदेशी नागरिक का मामला है, हमारे भारतीय नागरिक का मामला है, बीजेपी का मामला है, तो ये हो सकता है पोस्टमार्टम शायद कर दें। अगर पोस्टमार्टम आज कर दिया गया, पोस्टमार्टम की औपचारिकता पूरी होगी, तो इसको अभी थोड़ी देर में उसके भिकीविंड स्थानीय गाँव में पहुंचाया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? कब तक अंतिम संस्कार कल पूर्ण हो पाएगा? देखिए, अभी तक समय तो निश्चित नहीं किया गया, लेकिन बाद दोपहर के ही अंतिम संस्कार उसका किया जाएगा। क्योंकि लोगों की वो जो जमावड़ा है वहाँ लगा हुआ है, उसकी अंतिम जो उसके देखने के लिए, अंतिम संस्कार को करने के लिए, उसका अंतिम मुख देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए लोग बहुत जमा हुए हैं। इसलिए दोपहर के बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि दिल्ली से भी कुछ जो मंत्रालय के लोग, जो कैबिनेट मिनिस्टर और तमाम आला पार्टियों, सियासी पार्टियों
मिलाकर के एयर इंडिया के विमान से उनके शव को पहुंचाया गया है और पूरी कागजी कार्रवाई के चलते ये पूरा जो घटनाक्रम था, जो शव उनका दोपहर में पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी, वो अब लेट हो चुकी है। और चूंकि रात का समय भी है तो हेलीकॉप्टर भी अब आगे आज रात को नहीं उड़ेगा और बाय रोड ही उनके शव को ले जाया जाएगा। न्यूज़9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। सारी उम्मीदें दम तोड़ गई, न सियासत न परिवार, अब कहीं से भी कोई रिहाई की आवाज बुलंद नहीं होगी। बुधवार और गुरुवार को दरमियानी रात की वो खबर आई जिसे देश ने रुला दिया। इंसाफ की लड़ाई लड़ती एक बहन टूट चुकी है। उसने अपने घर की बच्चियों से जो वादा किया था वो भी अब दम तोड़ चुका है। वो बहन मायूस है। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने भाई को जिंदा पाकिस्तान से भारत न ला सकी। जब सरबजीत इस दुनिया में नहीं रहा, सरबजीत के होते हुए अगर किया होता, आज हम भी खुश होते, आप भी खुश होते, पूरी दुनिया खुश होती। पर मेरी शायद बदकिस्मती रही कि मैं अपने भाई को जिंदा पाकिस्तान से ला ही नहीं सकी, मैं अपनी बेटियों को खुशियां लौटा ही नहीं सकी। मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, चुपके से आती है और आंखों को नम कर चली जाती है। ये बूढ़ी आंखें उम्मीद तो पहले ही हार चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान की जेल में बंद भाई कुछ इस तरह दुनिया से रुखसत होगा, इन्होंने ख्याल में भी नहीं सोचा था। तेईस साल तक जिंदगी की जंग लड़ता सरबजीत आखिरकार हार गया। शुक्रवार को उस पर जानलेवा हमला हुआ था। अस्पताल में 6 दिन तक मौत से लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया। देर रात करीब 2 बजे जिन्ना अस्पताल से वो खबर आई जिसने पूरे देश को अफसोस के समंदर में डुबो दिया। सरबजीत की बहन और पूरा परिवार उसकी सुरक्षा और वतन वापसी की गुहार लगाता रहा, लेकिन उनकी मिन्नतें किसी ने भी नहीं सुनी। हमले के बाद परिवार सरबजीत से मिलने लाहौर गया, लेकिन वहां उनके साथ जो सलूक हुआ उसने उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का ही काम किया। मैं जलील हो रही थी। मैं जब उनसे पूछती थी सरबजीत का हाल, बाद में वो लोग हंसते थे, उन्हें हंसी आती थी, नर्सें हंसती थी, डॉक्टर हंसते थे, वो सच्चे हंस रहे थे। उन्हें पता था कि सरबजीत जिंदा तो है नहीं, पता हालचाल तो जिंदा इंसान का पूछा जाता, हमने तो इसे पहले ही शहीद कर दिया। पाकिस्तान की घिनौनी और दगाबाज फितरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरबजीत को रिहा करने के एवज में रिश्वत तक मांगी गई। दलबीर कौर के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने उनसे 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। अगर मैंने 2 करोड़ बर्नी को दिया होता, मेरा भाई आज भारत होता। मैं 25 करोड़ बर्नी को दिया होता, आज भाई मेरा इधर होता। बर्नी बोलता, बर्नी का कोर्ट बोलता। उन्होंने कहा था 25 करोड़ सुबह दो, शाम को सरबजीत ले लो, शाम को दो, सरबजीत सुबह ले लो। अगर 25 करोड़ नहीं कर पाती हो तो 2 करोड़ तो करने ही पड़ेंगे। इन आंखों में आंसू है और दिल में अफसोस और आक्रोश का मिला जुला एहसास। पाकिस्तान सरकार और जिन्ना अस्पताल के डॉक्टरों का रवैया बेहद रूखा और मायूस करने वाला था। तालिबानी भी बेबस परिवार को धमकी देने में पीछे नहीं थे। सरबजीत की मौत के बाद सरकार के नुमाइंदों की नींद खुली। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की। गम में डूबा परिवार सरबजीत के लिए शहीद का दर्जा मांग रहा है। प्रार्थना थी, अपेक्षा थी, उम्मीद थी
आशा थी कि उनको वहां से मुक्ति प्राप्त होगी। 20 वर्ष उन्होंने वहां कारागार में उन्होंने ये सहा था और हम उम्मीद करते थे कि उनको फिर से देश लौटने का एक अवसर मिलेगा। बहुत बड़ा दुख है, सबको दुख है। प्रधानमंत्री इस पर अपना दुख व्यक्त कर चुके हैं। हम लोग जो भी प्रयास करते हैं अच्छे संबंध बनाने के दूसरे देशों के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो अपनी जगह है, लेकिन जो एक गहरे संबंध बन सकते हैं और स्थायी रूप से संबंध बन सकते हैं, मुझे लगता है कि ये जो संबंध हैं उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इससे धक्का लगा है, उससे एक कष्ट हुआ है और बहुत गहरा कष्ट हुआ है। सरकार का ये रुख अगर पहले दिखता तो शायद आज ये परिवार गम के साये में ना होता। हमेशा की तरह मौत के बड़े मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सर्वजीत की हत्या के पीछे आईएसआई और पाकिस्तान सरकार का हाथ माना है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी केंद्र सरकार पर जमकर भड़के। जिसको फांसी की सजा होती है वो टोटली आइसोलेटेड सेल में रखा जाता है, उसको कभी किसी कैदियों के साथ मिलने का अनुमति नहीं होती है। क्या कारण है कि फांसी खोली में रखे गए सरबजीत को इस प्रकार से जेल के अंदर हमला करके मार दिया गया। सरबजीत की बहन चीख चीख करके रो रो करके पुकार रही है अपने भैया की जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने अपनी कोई ताकत नहीं दिखाई मित्रों, अपनी कूटनीतिक ताकत भी नहीं दिखाई। जो जिंदगी से गया वो लौटकर नहीं आएगा। मरने वाला अपनी यादें छोड़ जाता है। जिनका खून का रिश्ता होता है वो उन यादों को दिल में समेटते हैं और फिर कब आंखें छलक जाए कहा नहीं जा सकता। वक्त का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इनके जख्मों पर भी मरहम लगेगा, लेकिन कोई भी ये नहीं भूल सकता कि यह मौत कई सवाल छोड़ गई है, जिसका जवाब दोनों मुल्कों की सरकार को देना ही पड़ेगा। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो वाकई सरबजीत की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक अबूझ पहेली की तरह अब ये पूरे सवाल सबके सामने आएंगे। चर्चा हम यहां से शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम की। हमारे साथ तमाम हमारे मुख्तलिफ मेहमान जुड़ चुके हैं। अविनाश कुमार खन्ना बीजेपी सांसद, राज्यसभा से पंजाब के से सांसद हैं, वो जुड़े हैं। डॉक्टर बीडी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सुबोध मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हैं। इसके अलावा एसके पुरी जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारी राजनीतिक संपादक अग्निमा दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह से रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, क्या वाकई माना जाए ये एक कदम आगे बढ़ के हम 3 कदम पीछे चढ़े गए हैं? जो टॉक्स, जो डायलॉग की बात हम लगातार करते आए हैं, वो डायलॉग एक बार फिर वहीं चला गया है, शायद उससे और पीछे चला गया जहां वो था। कैसे देखते हैं आप बतौर रक्षा विशेषज्ञ इस पूरे मसले को? मैं समझता हूं कि हमारी जो नीतियां हैं, जिस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं इन सिचुएशंस को, उसमें कहूं कहीं पर बहुत बड़ी गलती है। आज सरबजीत नहीं रहे और उसके बाद हमने अभी सलमान खुर्शीद जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी मैंने बात सुनी, आपने कमलनाथ जी की बात सुनी, आपने मनीष तिवारी जी की बात सुनी, सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपने सुशील कुमार सिंधे जी की बात सुनी, आपने प्रधानमंत्री जी की बात सुनी, राहुल गांधी जी उनके घर चले गए मिलने। तो यह जितना माहौल है, अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब उनकी बॉडी को रिसीव करने के लिए हैं, ये जो विरोध और ये जो सिंपैथी प्रकट हो रही है, ये उनको जिंदा छुड़ाने के लिए क्यों नहीं प्रकट हुई? जिंदा छुड़ाने के लिए सब क्यों कदम नहीं रखे गए? और जिंदा छुड़ाने के लिए ये बातें इतनी ताकत से और इतनी संजीदगी से क्यों नहीं उभर के आई? ये सबसे बड़ा एक विस्मय है और इसका कोई आंसर हमारे भारतवर्ष के पास है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान
14 अगस्त 1947 से लेकर के और आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जबकि हिंदुस्तान को आहत करने के लिए, हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रयास न करता रहा हो। लेकिन हम हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, अच्छे रिलेशन, तिजारत, क्रिकेट और इंटरटेनमेंट सबके लिए मोर देन हाफ वे हम जाके मिलते हैं। तो इसमें जो हम संदेश भेजते हैं वो कहीं क्लोज नहीं हो रहे हैं और इससे हमारी कमजोरी मालूम बिल्कुल एक पारदर्शिता जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी की कमी बहुत बड़े तौर पर यहां पर नजर आती है। एसके पुरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे हम बात करेंगे विषय पर, क्योंकि ये मसला जो है अब राजनीतिक रूप भी कहीं ना कहीं लेता नजर आता है और राजनीतिक दल पीछे नहीं हटते हैं इसका पॉलिटिकल माइलेज देने से भी। पुरी साहब, आप कैसे पूरे इस मसले को देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है जितनी जद्दोजहद अभी की जा रही है, जैसा कि मिश्रा साहब ने भी कहा कि अब उनकी मौत के बाद में उन्हें लाने की बात हो या तमाम तरह की बात हो, क्या ये पहले कर लिया गया होता तो क्या ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता? देखिए, सरबजीत का जिस तरह से पाकिस्तान में जघन्य हत्या कहा जाएगा किया गया, उससे सारा भारत के देशवासी जी बहुत ही दुखी हैं। और ये जो शायद घटना पाकिस्तान ने जो कुकृत किया, ये पूरी दुनिया में मानवता और मानव के इंसानियत के विरुद्ध है और इसका नतीजा शायद पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। रह गई बात, इस पर किसी भी तरह का किसी राजनीतिक पार्टी को राजनीति नहीं करना चाहिए। आज सरबजीत की जो हत्या पाकिस्तान की जेल में की गई या कराई गई, सारा भारत का आज हम लोग स्तब्ध है। हमारे यहां भी कसाब को फांसी नहीं, पर पुरी साहब सवाल मेरा बड़ा बिल्कुल सीधा है। पुरी साहब सवाल बिल्कुल सीधा है कि क्या ये जो दिन देखना पड़ा है सरकार की जिम्मेदारी है जी। ये पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी थी कि जिस कैदी को फांसी की सजा हुई उसका बैरक अलग होता है और विशेष सुरक्षा की व्यवस्था होती है। पाकिस्तान ने अपना घिनौना रूप जो दुनिया के सामने रखा है उसको अपने कुकृत का जवाब पुरी साहब, हमारी जिम्मेदारी की बात कहां रहे? वो भी तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना। सरकार की भी तो जिम्मेदारी थी कि जितनी तेज गति से कदम अब उठाए जा रहे हैं उस वक्त उठा लिए होते। नहीं, देखिए, जो भी सरकार होती है वो अपने दायित्व को बड़ी ही नैतिकता के साथ निर्वाह करती है। और हमारी जो आज सरकार है, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री हो, अभी देखिए हमारे राहुल गांधी जी, हमारे होम मिनिस्टर, संवेदना प्रकट, मतलब ऐसे हतप्रभ है सारा देश। चलिए ठीक है, कोई भी इस पर राजनीति तो करना ही नहीं चाहिए। आज जो राजनीतिक या कूटनीति की बात हम सुन रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं, पूरा देश स्तब्ध है और सरबजीत की परिवार के साथ है और उसकी दुखों में दुखी। अविनाश कुमार खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुरी साहब, मैं फिर आऊंगा आपके पास में। खन्ना साहब हमारे साथ लगातार जुड़े, उनसे हम बात करेंगे। अविनाश जी, क्या किस तरह अब आप देखते हैं? बीजेपी अपना स्टैंड लगभग क्लियर कर चुकी है इसके ऊपर, राजनीति न करने की बात आ रही है, पर यह जब बात आती है कि ये कदम अगर पहले उठा लिए होते तो ये दिन हम नहीं देखते, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक जिम्मेवारी जो सरकार केंद्र की है उसको पूरी करनी चाहिए। इससे कोई भी भाग नहीं सकता। केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी पूरी करते हुए अगर चमेल सिंह का जब मर्डर हुआ जेल में कुछ महीने पहले, उसकी बॉडी जब हिंदुस्तान वापस आई, तब उसकी बॉडी में से उन्होंने इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स थे, हार्ट, लंग, किडनी, सब निकाल लिया। अगर उस समय पाकिस्तान सरकार को चेताया होता, चेतावनी दी होती, अच्छे ढंग से डील किया होता, तो आज सरबजीत, जिसकी रिहाई के लिए सारा देश बार बार आग्रह कर रहा है, सरकारी तौर पर लोगों के जल्द से जुलूस, मोमबत्तियां लेकर जुलूस, इसका मतलब देश के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए थे सरबजीत के साथ कि उसको रिहा किया जाए। सरकार को उसको उतने सेंसिटिव ढंग से लेना चाहिए था। आज कोई मिलने जा रहा है, कोई उसको कुछ दे रहा है, इससे सरबजीत वापस नहीं आएगा। लेकिन बीजेपी क्या करने वाली है? ठीक है, ये बात आपने कह दी, ठीक है, ये बात हम मानते हैं कि इस पर राजनीति ना हो, तमाम तरह की चीजें, संवेदना है, संवेदनशीलता ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अब बीजेपी है, ये मुद्दा भी आगे किस तरह से आप इसे लेंगे? क्या इसको लेकर के आप और अपना स्टैंड सख्त करने वाले? देखिए,
देखिए, अभी भी पाकिस्तान की जेल में अनऑफिशियली, जो मैं कहता हूं, 600 से लेकर 800 लोग पाकिस्तान की जेल में हिंदुस्तानी बैठे हैं। चाहे वो फिशरमैन है, चाहे वो लोग हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट एक्ट का वॉल्यूशन किया, 6-6 महीने सजा हुई, 100 रुपया 200 रुपया फाइन हुआ। आज 3-3 साल हो गए उनकी सजा पूरी हुई है, लेकिन आज वो लोग पाकिस्तान की जेलों में बैठे हैं। आज भी सरकार को जागकर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए कि जितने भी हमारे कैदी हैं उनकी सजा पूरी हो गई है, उनको जल्दी से जल्दी भारत लाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो और कोई चमेल सिंह या सरबजीत ना बने, ऐसा एक मैसेज जो है वो देना चाहिए। आज हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री अरुण जेटली ने ये बात बड़े जोर से रखी है पार्लियामेंट में कि किस ढंग से अपनी सरकार को, केंद्र सरकार को पाकिस्तान सरकार से डील करना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर हम क्रिकेट खेलना छोड़ दें, अगर हॉकी खेलना छोड़ दें। ये आपने बीजेपी की स्टैंड की बात की, चूंकि बीजेपी लगातार इस बात के ऊपर अपना सख्त रवैया अपना के रखी हुई थी, और इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर बतौर विपक्षी दल कैसा रोल होना चाहिए इस पूरे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैम अग्निमा दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारे राजनीतिक संपादक हैं। अग्निमा जी, क्या हम एक्सेप्ट कर लें इस सिचुएशन को, चूंकि जो स्थिति अब हम देख रहे हैं वो कहां से कहां तक अब आ चुकी है, क्या हम एक्सेप्ट कर लें कि इसके आगे अब कुछ होता दिखता नहीं है, कि अभी भी कुछ गुंजाइश आपको वाकई नजर आती है? नहीं, बिल्कुल सिद्धार्थ, पाकिस्तान के साथ अगर हम बात कहें कि रिश्तों की या उससे कुछ संवेदनशीलता की, वो आप मान के चलिए कि ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखने जा रहा है। आप चमेल सिंह से, जैसे अविनाश राय खन्ना जी ने चमेल सिंह की बात करी, उनकी जनवरी में वहां पे मार दिया गया था, सेम इसी तरीके से उनको मारा गया था। मार्च में उनकी बॉडी दी गई थी, और तब ये जो 3-4 महीने का वक्त था, इसीलिए सरबजीत और इनकी बहनों को तब आशंका हुई थी कि कहीं सरबजीत के साथ भी इस तरह का नहीं हो। तो सरकार की तरफ से कोशिश जारी हुई है, लेकिन बात वही आती कि पाकिस्तान में जिस तरह का हम कहें कि शासन है, ISI है, आर्मी है, इतना ज्यादा पूरा माहौल है वहां पे भारत के खिलाफ, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लगता कि ये कोई चीज बदलाव होगी। आपको और मैं ये बताऊं कि किस तरीके से वहां पे जेल पे होता है। वहां पे जब सुरजीत जो छोड़ के आए, वहां से छूट के आए थे एक कैदी, तब उन्होंने बताया था कि धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया था वहां पे दोनों का, सरबजीत का। और अभी तो कृपाल की भी अब बात आ रही है, कृपाल वहां बंद है, वहां भी कैदी, उनको भी मौत की सजा है। तो उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की बात। तो ये क्रम
कितना चलता है ये देखना होगा। 215 उनके मछुआरे वहां पे अपने भारतीय बंद है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें, और 55 है अन्य जो कैदी हैं भारत के। तो सबकी अब चिंता है अब कृपाल सिंह का, ये कहीं ऐसा नहीं हो चमेल सिंह से सरबजीत और कृपाल तक चीज ये चली जाए। बिल्कुल। अब सुबोध जी क्या किस तरह आप देखते हैं इस पूरे मसले को, क्योंकि जो डायलॉग्स लगातार चलते आ रहे थे, हम शांति की बात करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, पारदर्शिता कहीं नहीं है, कैसे? देखिए मेरा यहाँ बड़ा स्पष्ट कहना है कि हमारी सरकार की जो विदेश नीति है उसको मैं कहूंगा लचर है। देखिए ये रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। ये जब कुछ घटना हो जाती है उसके बाद प्रतिक्रिया आप देख लीजिए, बड़े बड़े लीडर आ जाते हैं, बहुत उसकी बात करते हैं। इसके लिए खाली पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं देखिए आप, जितने पड़ोसी देश हैं, अभी चीन का मामला है, चीन घुसाया आपके लद्दाख में, काफी बड़ा एरिया उसने रख लिया है। जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे, जबकि आप ही जानते हैं चीन जो अपने जो खेल खेल रहा है, वो पाकिस्तान जो खेल खेलता है आप पे दबाव डालने के लिए, वो अपना माल बेचने के लिए आप पे प्रेशर डालता है और उसको यहाँ पे माल खपाने की जरूरत है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी इस समय जो है कि बहुत अच्छे शेप में नहीं है, तो वो उसके लिए कोशिश कर रहा है। आपका प्रोएक्टिव एक्शन ये होता कि आप कहते कि हम आपका कोई माल नहीं आने देंगे। हम जो है प्रोएक्टिव एक्शन होना चाहिए, सामने वाला भी सोचे कि उसको आपकी जरूरत किस तरह की हम बातचीत पेश कर रहे हैं। आप हमेशा क्यों सोचते हैं कि आपको उनकी जरूरत है? पाकिस्तान के मामले में यही होता है कि ऐसा लगता है कि वो आपसे मुस्कुरा के बोल दे तो आपकी बाँछें खिल जाएं। जी बीडी मिश्रा जी से इस पर मैं रिएक्शन ले। बीडी मिश्रा जी बतौर रक्षा विशेषज्ञ, चूंकि पॉलिसीज की लगातार बात आती है, सब लोग कहते हैं कि बड़ी पॉलिसीज जो होती है, पॉलिसी मैटर डिफरेंट होता है, बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी बातें होती है, पर एक आम आदमी का क्या, उससे क्या समझ में आएगा इन पॉलिसीज से? और जब वो ये देखता है कि इस तरह से उसके देश का एक व्यक्ति को वहां मार दिया जाता है, तो वो क्या सीखे और कैसी बानगी भारत सरकार भी पेश कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट के लेवल पर या सरकार के लेवल पर जो डिसीजन लिए जाएं उसमें हर पहलू पर विचार हो, बैलेंस्ड व्यू उस पर ली जाए और कोई जल्दी जल्दी में काम न किया जाए। लेकिन ये चीजें जो कि 66 ईयर से चल रही हैं, चीन के साथ 1962 से हमारा झगड़ा है, तो आज तक हम कितना बैलेंस्ड व्यू ले रहे हैं, कितना इस पर विचार कर रहे हैं, कितना इस पर हम मंथन कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ यह है, जैसे हम पाकिस्तान के बारे में हम ये कहते हैं कि विल मीट देम मोर देन हाफ वे, ये तो कोई पॉलिसी नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान तो आपसे दूर से भी हाथ नहीं मिलाना चाहता है। वहां की आर्मी, आईएसआई और वहां के जितने नेता हैं उनका एक ही मुद्दा है कि अगर आर्मी को वहां वर्चस्व में रहना है, आईएसआई को वहां वर्चस्व में रहना है, नेता को वहां पावर में रहना है, तो हेट इंडिया कैंपेन करो। और जो पीपल टू पीपल एक विश है या पीपल टू पीपल कांटेक्ट है या पीपल टू पीपल एक आपस में संपर्क बढ़ाने की बात है, यह मिथ है। इसमें मिथ यह है कि वहां पर जो रूलिंग क्लास है वो अपने लोगों को, आवाम को इतना बरगला के रखे हुए है और इतना क्राई उल्फ कर रही है कि हिंदुस्तान आपको खा जाएगा। यही वहां की आर्मी करती है, नेता करते हैं। सीखने की जरूरत हमें भी है, सीखने की जरूरत हमें भी, क्योंकि सवाल हम पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं और इस सवाल के उठना बहुत जरूरी भी है और बहुत लाजमी भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैदी अभी भी हैं जो 70s के वॉर के अंदर अभी भी वहां पर बंद है, उनके बारे में कोई खबर अभी तक निकल के नहीं आई है। अग्निमा जी कैसे देखें इस पूरी चीज को? अब हम बात कर रहे हैं यहां पर पॉलिसी मैटर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि चीजों को आगे बढ़ाना, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, एक सॉफ्ट स्टेट की बात लगातार हम करते हैं, सब लोग कहते हैं एक सॉफ्ट स्टेट है, भारत सॉफ्ट स्टेट है, तो इस सहिष्णुता कब तक? देखिए सिद्धार्थ, जो हम यूपीए सरकार की बात करें, क्योंकि अभी वो सत्ता में है, तो उसकी देश के अंदर भी उसने आतंकवाद से सॉफ्ट एक लाइन ले रखी है। अफजल और इन पे जो इन्होंने फांसी लगाई कसाब में, वो भी आप देखिए कितने समय तक लटकाया। जब उनको लगा कि महंगाई, अन्य इशू आ रहे हैं, बहुत सिर पे चढ़ रहे हैं, तो इन्होंने फांसी लगा दी गई। तो वहां भी पॉलिटिकल यूज करते हैं, देश के भीतर यूपीए सरकार कर रही है। बाहर पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बात आती है तो प्रधान मनमोहन सिंह बहुत अपने को एक बड़ा महान नेता देश का बनने की, एक जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसको पता नहीं अचानक महान नेता बनने की एक चाहत पैदा हो जाती है, जैसे नोबेल प्राइज मिल जाए और कुछ बहुत अंतर्राष्ट्रीय मंच में पीठ थपथपा दी जाए। तो यही हाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी यही है कि आपने देखा भी वो उनके 2 अपने सैनिक के सिर काटे, खुर्शीद वो लंच कराते हैं। ये सब बहुत चीजें सिंबॉलिक भी होती हैं, एक चीज का दिया जाता है मैसेज, बॉडी लैंग्वेज से दिया जाता है, राजनीति कूटनीति में बहुत तरीके होते हैं। लेकिन हमारे जो सरकार है, यूपीए सरकार, वो बिल्कुल विफल रही है। वो बिल्कुल जनता जो चलती है उससे उल्टा उसका चलने की आदत पड़ गई। शायद इस मामले में चीन से भी हमें सीखना होगा। हाँ नहीं, देखिए मैं इस पे एक बात और कहना चाहूंगा कि ये पिछले 60 साल से जैसे ये है कि आप ही देख रहे हैं, वो आतंकी भेज देते हैं, यहां बम फोड़े जाते हैं, आपके खिलाफ वो लगातार हेट कैंपेन।
मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के कुछ जो आंतरिक हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। टिट फॉर टैट की नीति कई बार अपनाने की जरूरत होती है। क्या हम सक्षम हैं बिल्कुल टिट फॉर टैट के लिए? नहीं, हम बिल्कुल सक्षम हैं। कोई जरूरी नहीं आप उनसे वॉर करिए। वहां ऐसे बहुत से, जैसे बलूचिस्तान है, वहां के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको ये करना चाहिए कि आप भी उनको स्ट्रेटेजिकली मदद करिए। आप जो है, जिससे पाकिस्तान को लगे कि भाई अगर इसके साथ हमने ठीक से बात नहीं की तो कहीं ये हिस्सा भी ना निकल जाए जैसे बांग्लादेश ने कर दिया। हमें ना पुरी जी से पूछना चाहिए, कांग्रेस के नेता हैं तो वो क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरीके से कदम उठाए, पुरी साहब को बताना चाहिए। मैं आपको और बताना बिल्कुल, हमें इस पूरे विषय पर चर्चा, चूंकि वक्त छोटे से ब्रेक का हो चुका है, ब्रेक के बाद लगातार इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज का पाकिस्तान में इस विषय से उठाने की कोशिश की गई और क्या अगर पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश की गई तो इसका फायदा मिलता नजर आता है। बने रहिए हमारे साथ। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर, हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चर्चा को हम यहां से आगे बढ़ाते हैं और अब पूरे चर्चा को मैं ले जाऊंगा एसके पुरी जी की ओर, कांग्रेस नेता हैं। पुरी साहब, ये जो सॉफ्ट स्टेट का स्टैंड है, क्या हम पाक से ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं? क्या उम्मीदें हमारी कुछ ज्यादा ही नहीं है पाक से? हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ कर दे, हम अपनी ओर से कोई संकेत भी नहीं देना चाहते हैं। ये किस तरह से हम चल रहे हैं? देखिए, मैंने निवेदन किया कि इस समय, ऐसी समय में हम लोगों को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज 100 करोड़ जनता के प्रति सरकार बहुत ही बारीकी से, गंभीरता से, बिल्कुल इस नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है और हमारे पड़ोसी देशों से क्या नीति हो, कूटनीति हो, विदेश नीति हो, नहीं पूरी हमारी सरकार यहाँ राजनीति कोई नहीं कर रहा है। बात यह है कि आखिर ये दिन जो काला दिन देखना पड़ा है, ये किन्हीं कारणों की वजह से तो आया है ना। उन कारणों पे तो हम बात कर ही सकते हैं। नहीं, सरकार देखिए, अभी हमारे सवेरे प्रातः काल में ही हमारे होम मिनिस्टर अपनी संवेदना प्रकट की। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने ऐसी घड़ी में, मैंने कहा हमारी पार्टी की जो नीति है देश के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कहीं किसी भी कदम तक सरकार करती है और करती रहेगी। मेरा ये कहना है कि ऐसी जो जघन्य एक तरह का अपराध भारत के नागरिकों के साथ पाकिस्तान किया, आज दुनिया में जितनी उसकी पाकिस्तान की निंदा हो रही है और एक मानव जात का, इंसानियत का जो गला घोटा, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान ने अपने कुकृत को किया। नहीं तो पुरी साहब, आप मानते सब ठीक है जो हो रहा है, जो चीजें जो सब चीजें हैं, क्या इस तरह से अगर वो आगे चलती रही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं, बात कहीं ना कहीं तो इस विषय की चर्चा होनी चाहिए ना कि ये स्थिति जो बनी है। सरकार, देखिए हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे होम मिनिस्टर बड़ी बारीकी से अपने पड़ोसी देश, जो राज्य हैं, देश हैं, उनकी सारी क्रियाकलापों को देख रहा है। चलिए, क्रियाकलापों को देखा। मैं पुरी जी से एक बात ये पूछना चाहूंगी, पुरी जी, पाकिस्तान सुनता नहीं है, कुकृत्य भी कर रहा है, मार भी रहा है, तो सरकार को क्या अपनी नीति अपनानी चाहिए? अब
किस तरह की नीति अपनाए? आप एज ए कांग्रेस पार्टी के नेता क्या सोचते हैं? क्या सरकार को अपनी नीति में कोई परिवर्तन करना चाहिए? बात यह है, क्या नीति ऐसी चलती रहेगी सरकार की पाकिस्तान को लेकर? बातचीत करते रहेंगे? जी पूरी साहब, नीतियों की बात हो रही है। मैं नीतियों की बात कर रहा हूं। आपने 62 देखा होगा, 65 देखा होगा, 71 देखा होगा कि कांग्रेस की नीति कैसे है, देश के प्रति अपनी सरकार कितनी जवाबदेह है, पूरा विश्व जानता है। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसी सरबजीत की जो घटना हुई है, हम सभी देशवासियों को आज बड़ा हतप्रभ है और संवेदना जाहिर करना चाहिए। पाकिस्तान के कुकृत्य का अपना जवाब उसको बहुत जल्द मिलेगा। ऐसे में हम लोगों को अविनाश जी, एक मिनट में क्या जवाब मिलेगा? पुरी जी, क्या जवाब मिलेगा? बात सवाल वही है। सन 62 मैंने कहा 65 का 71 का वार ये हुआ है, देश देखा है, दुनिया देखा है। सन 62-65 की बात हुई। मैं 1962 वार में चाइनीज फ्रंट पर था, मैं खुद लड़ाई में लड़ रहा था और मैं उस वक्त फौज में ऑफिसर था। उस वक्त हमको कभी भी सरकार की तरफ से ये अंदेशा नहीं था कि कोई लड़ाई। यथास्थितियों की बात करें सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो नीतियां हैं, ये नीतियां कारगर होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा चेंजेस दिखा अब से लेकर अब तक जो आप हमको तो लग रहा है कि शायद नीतियां अब और भी ढुलमुल हो गई हैं। चलिए अविनाश जी से बात करेंगे, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल के आप नेता भी हैं। अविनाश जी, ये पूरा मसला आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्या आप इसको लगता है किस तरह से डील करते हैं? मैंने सारी बात पूरी साहब की सुनी है जी। ये सिर्फ इस बात के ऊपर ही कह रहे हैं कि हम अफसोस करने गए। ऐसे लोग मरते रहे, गए भारतीय मरते रहेंगे, ये अफसोस करते रहेंगे। देखिए आप एक सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले जम्मू में 2 सीआरपी के जवान मरे। पूरी साहब, संवेदना सबको है, संवेदना कोई पीछे नहीं हट रहा है, पर हम ये इस पूरी यथास्थिति पे बात करना चाह रहे हैं कि आखिर स्थिति। मैं सुनिए, मैं इनको सीक्वेंस बताता हूँ। अविनाश जी, मैं इनको सीक्वेंस बताता हूँ, याद करवाता हूँ। मैं सीआरपी के 2 जवान मरे, पहले उनका सिर उड़ा दिया गया, तब भी एक स्टेटमेंट आया कि अब ऐसा नहीं होगा। फिर आर्मी के 2 जवानों के सिर काट के ले गए, फिर भी ऐसा हुआ कि जी ऐसी बात फिर नहीं होगी। फिर चम्मेल सिंह का मर्डर हुआ, उसमें हमारी एम्बेसी से लेटर आता है कि आप जो बॉडी है वो अपने खर्चे पर ले आए, ये इनकी संवेदना है। आज सरबजीत का मर्डर हुआ, ये सिर्फ संवेदना प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के द्वारा लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैंने 2004 में सबसे पहले मैंने 2004 में जो मसला उठाया था पार्लियामेंट में, उसमें लोकसभा का मेंबर था। 2004 से लेकर अब तक 9 साल में सरकार ने क्या ऐसी एफर्ट की कि कम से कम सरबजीत को हम जिंदा रख पाते। फिर मैंने हरमंदर साहब से लेकर बाघा बॉर्डर तक दलवीर कौर उसके परिवार को लेकर एक पद यात्रा की, ताकि सरकार के ध्यान में लाया जाए और पाकिस्तान की गौरव चताया जाए कि भारत की जनता में कितना रोष है। तब भी ये सरकार नहीं जागी। सिर्फ एक पत्र लिखना, एक बयान देना और अफसोस कर देना, यही सरकार की नीति रही है। अभी मिश्रा ने बताया कि कम से कम इंटरनेशनल, सुनिए, इंटरनेशनल दबाव आज तक हम नहीं बना पाए। कम से कम हम इंटरनेशनल दबाव तो उनके पास बना पाए ताकि भारत को चिंता है अपने नागरिकों की, ये बात कन्वे तो कर पाए। आज किसी ने हम क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव नहीं बना पाए? सवाल मैं उनसे ही पूछ रहा हूं, मैं इसका जवाब चाहूंगा। पुरी जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दबाव क्यों नहीं बन पाया? बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि अब ये मसला न भारत के हाथ का रहता है, न पाकिस्तान के हाथ का है। जैसा कि हम भी कह रहे हैं कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमारी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, प्रधानमंत्री और तमाम हमारे जो मिनिस्टर विदेश नीति अपनी प्रभाव से देश की नागरिकों की सुरक्षा के लिए सारे उपाय करते हैं और किए जाते हैं। आज जो पाकिस्तान ने इस तरह का जघन्य अपराध एक मानवता का किया है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठेगा और इसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। हम जो है, हम अपनी नीतियों से आपने कब कहां उठाया ये मसला? कहीं मसला उठाया है आपने? बहुत मसला उठाया है हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपने कभी ये मसला उठाया कि हमारे भारतीय पाकिस्तान की जेल में है? सरकार से
बराबर टच में होकर के विरोध जाहिर करते रहे, हर तरह की बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मैं थोड़ा सा एक पॉइंट जोड़ दूं। विदेश प्रवक्ता जो थे, आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनसे जब ये सवाल किया गया कि इनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये मसले को लेकर क्यों नहीं प्रेशर बनवाया या किसी एजेंसी के जरिए, तो उन्होंने ये हवाला दिया कि जो एक इंटरनेशनल मंच जो वहां पे नॉर्म्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी ऑफ प्रिजनर है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसका हवाला देके उन्होंने कहा कि हम नहीं उठाने जा रहे हैं, फिलहाल हम नहीं इसको अभी उस पे इशू उठाने जा रहे हैं। ये आज का सरकार को जो कुछ जो नीतियों का एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। जब इटली के 2 मैरेंट्स, आप सुनिए कितने लोग सेंसिटिव अपने नागरिकों के लिए, उनको लाने के लिए भारत को कितना प्रयास करना पड़ा। हमारे यहां वो मर्डर करके गए, वो अक्यूज हैं। इटली ने 2 मैरन अपने भेजने के लिए कितनी जद्दोजहद की कि वो ना जाएं। आज भी उनको सिक्योरिटी दी गई कि आपको वहां कुछ नहीं होगा। क्या देश अपने लोगों के बारे में ऐसा सोचेगा? जी, भारत सरकार के नीतियों का ही हाँ, वो चले गए, वो जहां से चले गए, वो जहां से चले गए वो भी आपकी नीति का रिजल्ट था ना। जी ठीक है, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। आपकी नीति करते वोट डालने के लिए। देखिए पुरी जी से मेरा ये कहना है कि इस तरीके के विषय पे जो भी बयान होगा वो राजनीति, आप उसको राजनीति कहेंगे। आपकी पार्टी जो है, यूपीए सरकार जो है, मैं जानना चाहता हूँ पुरी साहब, मैं आपसे एक कह रहा हूँ कि जो हाईजैक किया था प्लेन, और उस समय जो एनडीए सरकार थी उसने वहां कैदी दी थे, उसको कांग्रेस आज तक कोट करती है कि देखिए उनको छोड़ दिया, कैदियों को छोड़ दिया, आतंकवादियों को छोड़ दिया। जी तो पुरी साहब, जो आपकी गलती होगी उस पर राजनीति होगी, ये तो आपको मान के चलिए। और सरकार की जो नीति, जो मैं कह रहा हूं कि सरकार की जो नीति है वो प्रोएक्टिव नहीं है। नीतियों पे भी बात नहीं कर सकते हैं क्या? नीतियों पे क्या नीतियों पे आप, मेरा कहना है कि सरकार की नीति है प्रोएक्टिव नहीं है। अभी आप बहुत बड़ी घटना हो सकती है। पुरी साहब अरे पुरी साहब मेरी बात सुनिए, आपने पुरी साहब उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपके पास मैं आ रहा हूं, उन्हें कंप्लीट कर दीजिए। पाकिस्तान का आप ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान से डिमांड कर सकते हैं, और पाकिस्तान आप ये कहेंगे जांच लीपाप होती है कि पाकिस्तानी जांच करेगी उसकी कैसी हत्या हुई। क्योंकि पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात में इसमें एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, जब अफजल गुरु और कसाब को फांसी पर लटकाया गया था, उसके बाद तालिबान ने धमकी दी थी कि हम इसका बदला लेंगे। जी। पाकिस्तान की जेल में वैसे ये कहा जाता है दुनिया की हर जेल में कि जो सजाए मौत वाला कैदी है उसको आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए। पर आपको ये शायद जानकारी नहीं होगी कि पाकिस्तान की लाहौर जेल में जो फ्रंटियर से पकड़े गए सबसे ज्यादा तालिबान वहीं बंद है। और ये हो सकता है कि वो जो लोकल वहां के जेलर, वहां के कांस्टेबल लोकल लोग हैं, वो जो एंटी इंडिया फीलिंग जो है वो जैसे नहीं, वो एंटी इंडिया फीलिंग की बात तो लगातार आ रही है। हाँ, एंटी इंडिया फीलिंग हो सकती है, और किसी ने छोड़ दिया हो, मार दिया हो। आप जो कह रहे थे कि इस पर राजनीति, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस समय पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट है जी, जो कि इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही है, वहां जो केयर टेकर गवर्नमेंट है जी। तो इसका राजनीतिक फायदा कोई भी दल उठाने की स्थिति, जहां तक मेरी अपनी सोच समझ है पाकिस्तान की राजनीतिक विषय में मैं जानता हूं, कोई वो नहीं कर सकता है। पर जो भारत के बारे में है कि खाली यही नहीं, आपको चीन की बॉर्डर से कोई बहुत जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, अगर आपने इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नहीं उठाया तो आज पाकिस्तान इस तरीके का अफसोस जता रहे हैं। तो चीन के मामले में अग्निमा जी क्या लगता है, क्या वाकई ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा आपको उस पैमाने पर उठता दिखता है कि लगता है सिर्फ कैंडल मार्च और कैंडल जला के हम लोग एक श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे? सर देखिए, आज जो प्रवक्ता का बयान है उससे कहीं नहीं लग रहा है कि इस तरह के इश्यूज को भारत सरकार आने वाले समय में या और कोई ऐसा कोई मसला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का कोई इस्तेमाल करेगी, ऐसा लग नहीं रहा। उसको यह भय है कि पाकिस्तान तो यही चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह के मसले चले जाएं, विवाद हो भारत के साथ, पूरा फिर कश्मीर इशू भी आ जाए। तो शायद हो सकता है सरकार की ये हिचक हो इसमें, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मिश्रा जी बताएंगे क्या? मैं ये बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम क्यों जाएं? क्या हम सक्षम नहीं हैं? हम इसको रोक नहीं सकते हैं? हम खुद इतने कमजोर इंडिकेशन देते हैं, प्रोजेक्शन देते हैं, इसलिए पाकिस्तान किए जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर का जब मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया तो उस वक्त हमारी सेनाएं मुजफ्फराबाद के पास पहुंच गई थी, और उस वक्त नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम किया, सेनाओं को रोक दिया। सेनाध्यक्ष कह रहे थे कि हम मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए हैं, कश्मीर का प्रॉब्लम 5 दिन में सॉल्व हो जाएगा, उन्होंने रोक दिया। आज के दिन में हम ये मान लेते हैं कि बायलैटरल ये सॉल्व करो प्रॉब्लम, हम अंतर्राष्ट्रीय इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे। लेकिन
हम तो इतने सक्षम हैं नहीं, कि शायद यहाँ कोई संकेत तो नजर नहीं आ रहा नहीं, ना। तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के दिन में आज क्या करना चाहिए भारत को, यह बात भी आज सुनिश्चित करनी चाहिए। करना यह चाहिए कि पहले तो पाकिस्तान को यह बता दिया जाए कि इसकी पूरी इंक्वायरी करे और जो उसके मर्डर के लिए रिस्पांसिबल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर ये नहीं करेगी तो हमारे द्विपक्षीय वार्ता सब तब तक बंद रहेगी, हमारा राजदूत वापस आएगा और तब तक यह काम नहीं रिज्यूम किया जाएगा दोनों, जब तक कि जो गिल्टी है पनिश न हो। आज ये कदम उठाओ जी। देखिए, मैं आज ये कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा ये कहना है कि अगर जब तक पाकिस्तान को ये नहीं लगेगा कि हम भी इस तरीके के, देखिए कई बार क्या होता है, कहा जाता है कि जो घटिया से निपटेंगे घटिया स्तर पर उतरा जाता है। ये कूटनीति का एक औजार होता है जो कोई भी डिप्लोमेसी होती है। पाकिस्तान के आंतरिक हालात बहुत खराब हैं। हिंदुस्तान से यहां से जो मुसलमान गए थे, जिनको मुहाजिर कहा जाता है, कराची में हैं, वो आज के इलेक्शन में कैंपेन करने तक की स्थिति उनको तालिबान ने धमकी दे रखी है। चीन को देखकर भी पाकिस्तान के तेवर और वो हो जाते हैं, क्या लगता है? देखिए, वो तो हो ही जाता है। चीन के साथ मेरा अपना मानना यह है कि अगर चीन बगल में नहीं होता तो शायद पाकिस्तान वो नहीं कर रहा होता जो आज कर रहा है। चीन जो है तो वहां भी तो हम कुछ संकेत नहीं दे रहे, करता है, उठाता है, और वो डायरेक्ट भी चीन को, आप चीन का जो प्रेशर जो मैं बोल रहा था, चीन का मेरा कहने का आप भी ट्रेड ऑफ करने की स्थिति में क्यों नहीं है? आप भी उन पर प्रेशर की, उनको आपकी जरूरत महसूस हो। आप मुहाजिर वाला जो मुद्दा है, मैं कह रहा हूं कि मुहाजिर वाला मुद्दा है, हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमान हैं, वो मतलब ये हमारे हिंदुस्तान के हैं, वो पाकिस्तान के हैं। मेरा कहने की मुद्दा आप उठाते क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे? वहां के जो आंतरिक हालात हैं, बड़ा सवाल यहां पर यह भी है, आप प्रेशर टैक्टिक्स जो है, देखिए उसमें फेल हो गए हैं। सिवाय वो होता है ना कि वो आपने कहा कि एक्स्ट्रा माइल हम चल के जाएंगे, आप इसमें खुश हो जाते हैं कि कोई आपकी यहां मजार पे आ जाए, यहां खुश होते हैं कोई वहां मंदिर चला जाए। इसी सब में आप जो है लचर ढुलमुल नीति है। आपको छोटे मालदीव ने भी आपको आंख दिखाई थी, अगर याद होगा, मालदीव तक ने आंख दिखा दी थी। आप जो है सब जगह देखिए ऐसा है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब लांस नायक हेमराज का सर काटा गया था बॉर्डर पर, उसके बाद राजा परवेज अशरफ वो मजार पर जा रहे थे चिश्ती की और आए हुए थे। अगर आप राजा परवेज अशरफ की बॉडी लैंग्वेज देखते तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉलोनी अपनी विजिट करने आ रहे हैं। और हमारे यहां से जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो दिल्ली से जाकर जयपुर में होस्ट करते हैं उनको लंच, और उनको तो प्रोटोकॉल का बहाना उस टाइम प्रोटोकॉल का बहाना। देखिए ऐसा है कि अगर स्टेट विजिट नहीं है तो प्रोटोकॉल नहीं होता है। अगर स्टेट विजिट होती तब प्रोटोकॉल का मामला होता। दूसरी बात यह है कि आप कहीं यह बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई फॉरेन का प्राइम मिनिस्टर आए और आपको इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दे जिसमें कि आप इंफीरियरिटी में दबे जाए। सिद्धार्थ, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि यूपीए सरकार की विदेश नीति की आप देखिए क्या कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या कितनी गंभीरता से लेते हैं। 4 मंत्री तो बदल गए, नटवर सिंह, SM कृष्णा, आपके प्रणब मुखर्जी, अब तीसरे, अब चौथे अपने ये, तो कैसे चीजों को बढ़ा रही है सरकार, कितनी गंभीरता से एक मंत्रालय को ले रही है। इसी से पता लगता है प्रधानमंत्री अपने उलझनों में उलझे हुए हैं और कांग्रेस नेतृत्व का इशारे की उनकी हमेशा वो रहती है। तो ऐसे में कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, ना बाहर के फ्रंट पे ले पा रहे हैं वो, ना अंदर के फ्रंट पे, आंतरिक फ्रंट पे ले जा रहे हैं। वही सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पे विदेश नीति को लेकर भी। आप देखिए 4 मंत्री बदले हैं, किस तरीके से चीज, हर मंत्री का अपना काम करने का स्टाइल होता है। उधर प्रधानमंत्री इतने झमेलों में, भ्रष्टाचार के में उलझे हुए हैं कि विदेश नीति कहां जा रही है, ताक पर जा रही है। यहाँ जितनी कटघरे में यूपीए सरकार अभी खड़ी है, लगातार सवाल उन पर उठ रहे हैं, उतना ही जवाबदेही विपक्ष की भी। अविनाश जी के पास में जाऊंगा। अविनाश जी, बतौर विपक्ष बीजेपी जब ये बात उठाती है तो क्यों उसकी आवाज में वो दम, वो गर्जना नजर नहीं आती कि वो मजबूर करे कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को ऐसे निर्णय लेने पर? आपकी आवाज भी तो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रही। देखिए, मैं सबसे पहले जो इंटरनेशनल मंच की बात आई है उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी। भारतीय विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए, अगर भारतीय के खिलाफ कहीं भी कोई बात हो, देश और कुछ अलग बाकी देशों से बात हुए कि ये एक मानव अधिकारों का हनन है, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं कहता इसको किसी भी मंच पर लेके जाओ, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बनना चाहिए। वो बनाने के लिए सरकार की कोई ऐसी नीति हो कि जब उसको भी अपनी तड़प हो कि अगर भारतीय कोई कहीं मुश्किल में है तो सरकार उसके पीछे खड़ी है, देश उसके पीछे खड़ा है। आज सर्विस के मामले में क्या हुआ कि देश तो सारा उसके पीछे खड़ा था, लेकिन सरकार नहीं खड़ी थी। अगर सरकार खड़ी होती तो शायद ये घटना नहीं होती। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि चमेल सिंह के बारे में जो अभी मिश्रा जी ने कहा कि अभी तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई,
उसके दोषी आप आवाज उठाइए ना, आप मजबूर कीजिए। आप आज संसद चलने देते आज नहीं हैं। सर्वजीत कैसे फिर काम चलेगा? बिल्कुल, क्या कर रहे हैं बात आप? मैंने कहा आपको कि सबसे पहले इशू मैंने उठाया, चमेल सिंह का इशू मैंने उठाया, जो सिर काट के लेकर गए थे लोग उनका इशू मैंने उठाया। ये भारतीय जनता पार्टी ने इशू उठाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अंग हूं, अगर मैं ये इशू उठाता हूं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी इशू उठा रही है। तो ये सबसे पहले हमने इनके ध्यान में लाया और सब इनको आश्वासन दिया कि भारतीय जो पाकिस्तान की जेल में है वो सरकार को नीति बनाए। अब आपको रास्ता क्या दिखता है? को अविनाश जी, देश में लाए। सब बातें ठीक है, आपने आवाज उठाई, रास्ता आप क्या देखते हैं? बिल्कुल संक्षेप। देखिए, जब तक आप कमजोर रहेंगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा। अगर आप मजबूत हैं, मजबूती से किसी को हल करेंगे तो आप सबके साथ होंगे, आपके लोग सबके साथ आपकी मदद करेंगे। अगर आप ही कमजोर हैं, सरकार ही कमजोर है, वो ही कुछ नहीं करना चाहती, तो आपकी मदद कौन करेगा? आज मैंने कहा ना कि देश जो है, देश सर्वजीत के पीछे है लेकिन सरकार उसके पीछे नहीं है। इतना बड़ा माहौल, अच्छा माहौल था जिसको सरकार एक फायदा लेके, सारे देश का वास्ता लेके, सारे देश के लोगों को सेंटीमेंट्स के साथ लेके ये इंटरनेशनल दबाव उसके ऊपर बना सकती। इंटरनेशनल दबाव क्यों नहीं बनाया? क्या कमजोरी रही? कहां कमजोरी रही? सुबोध जी, देखिए, हम विदेश नीति की बात कर चुके हैं, हम तमाम तरह की चीजों की बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जियारत कर रहे हैं, जा रहे हैं, पर रास्ता क्या है? फिर हम कुछ करने, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात उठाना नहीं चाहते, हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, मैंने जो बोला ना कि आपको पाकिस्तान को इस बात के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये सोचा जाने लगे कि हमें भारत की जरूरत है। कई चीजें हैं, खाली ये नहीं कि हम वहां आतंकवाद फैलाएं या वहां विघटनकारी महज व्यापार बंद कर देने से या उससे सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ताकतें हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो भारत के साथ संबंध बढ़िया करना चाहते हैं, देखिए यहां मैं आपको एक दूसरा, उस तरीके की ताकतें जो पाकिस्तान के आंतरिक हालात से उकता चुकी हैं, एंटी इंडिया फीलिंग से उकता चुकी हैं, इस तरीके की ताकतों को भी आप साथ मजबूत करिए। साथ में आप ये देखिए कि आप भी वहां अपना एक वर्क कायम करिए, उस देश के अंदर एक आपका भी सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए। जैसे मैंने अभी मुहाजिर की बात कही थी, मुहाजिर इतने बेबस हैं वहां पे, बलूचिस्तानी इतने बेबस हैं। वहां के हिंदुओं के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। हिंदू यहां आते हैं, आप उनको कहते हैं कि नहीं वापस जाओ, जबकि आप जानते हैं उनकी हालत जो है वहां वापस जाएंगे, कन्वर्ट सिद्धार्थ, इसमें मुझे एक पॉजिटिव भी दिख रहा है। जो मेरा कहने के बाद तालिबान एलिमेंट है पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान में भी जो तालिबानी एलिमेंट है, आप उसके खिलाफ देखिए, दो तरीके हैं, या तो सहयोग से पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को उसकी मुसीबत में आप सहयोग करके पाकिस्तान को ये विश्वास जीतिए कि पाकिस्तान को ये लगे कि नहीं किसी मुसीबत में हमारे साथ है। पर ये नहीं होगा, ये मेरे को मालूम है। इसका कारण ये, जो मेरी अपनी सोच है, कि चीन खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान को आपके खिलाफ भड़काता रहेगा, इंस्टिगेट करता रहेगा। मेन चीज है, मेन समस्या की जड़ है, अभी जैसे मुलायम सिंह ने कहा था, हो सकता है उन्होंने राजनीतिक कारणों से कहा हो, वोट की राजनीति की, उनकी आपकी राजनीति हो सकती है, पर करेक्ट कहा था कि चीन जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, और अब चीन डायरेक्ट आपके लिए सरदर्द पैदा करने जा रहा है। चीनी जो है श्रीलंका में जाके चीन ने जो है आपके खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया है। चीन जो है चारों तरफ है आपके साथ। ये है कि किसी पूरी जी इस पर शायद कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। पूरी जी कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरह की जो बातें आज हो रही है, भारत सरकार, यूपीए की सरकार जो आज पाकिस्तान का अंतर्कलह है बड़ी व्यापक पैमाने से, व्यापक दृष्टि से देख रहा है अपने पड़ोसी देशों को, और देश हित में देश की नागरिकों की सुरक्षा हेतु जो हमारी देश की नीति है, विदेश नीति है, कूटनीति है, वो पूरी ताकत के साथ अपनी कर्तव्यों का निर्वाह सरकार करती है और करती रहेगी। रह गई बात कि पूरी दुनिया जानती है भारत की, एक मिनट सर, मुझे क्या लेने दीजिए, पूरी दुनिया जानती है भारत की नीति निर्देशन की। 65 और 71 दोनों वार का जो समय था, 40 साल बीत गए पूरी जी, इस बात पूरी साहब मेरा बिल्कुल 40 साल बीत गए। इतिहास अपने आप को दोहराएगा कि नहीं? उसके बाद आतंकवाद आ गया, 70 के बाद आतंकवाद आ गया पाकिस्तान से। 40 साल बीत चुके हैं, आप अभी तक 70 पे वहाँ पे 62 पे अटके हुए। पूरी साहब, वो तो कांग्रेस ने आजाद भी कराया। एक मिनट, मेरी बात आप सुनिए। अब उन कैदियों का क्या, चूंकि अब जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते, उसे हमें मानकर आगे बढ़ना होगा और पुख्ता कदम उठाने होंगे। उन कैदियों का क्या जो वहां पर अभी भी बंद है, सरकार का रुख और पॉलिसी को लेकर के अब आप क्या कहेंगे? मैं देखिए, हमारी सरकार
पूरी देश की एक एक नागरिक के लिए जवाबदेह है, जिम्मेदार है। मैंने यही कहा कि जो हमारी विदेश नीति है, जो हमारी एक डायलॉग की, जो संवाद की, वो सारी चीजें इस्तेमाल करके हर स्तर पर भारत के लोगों की सुरक्षा, उसकी हर तरह की टेरिटरी की रक्षा की दायित्व, जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करें। क्या क्या आपको लगता है कि भारत इतना तैयार है कि आंख से आंख तरेर कर बिल्कुल पाकिस्तान को अब जवाब दे दे मुंह पर? मैं यही तो आपसे कहता हूं कि आज नहीं, अनादिकाल से भारत की जो शक्ति है विश्व में सभी लोग जानते हैं। भारत के लोगों की जो मानसिकता है पूरी दुनिया जानती है। भारत की सियासतदार में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि 20 किलोमीटर चीन आ गया है भारत के अंदर की बात और आपके विदेश आप जो बात कह रहे हैं कांग्रेस का हर नेता कह चुका है। हमारे सैनिकों का सिर काट के जा रहा है। कहना चाहता हूँ पुरी साहब, मेरी बात सुनिए। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान को लेकर हम जरूरत से ज्यादा, कारगिल में क्या हुआ, आपने क्या कहा? पुरी साहब, मैं आपने कह लिया, कोई सुनिए आप क्या है, क्योंकि आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, जो आपकी बात मैं भारत के नागरिक नागरिक की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। देश सोमालिया में आपके नाविक पकड़े गए, उनको वहां मार दिया जाता है, उनको छुड़ाने के परिवार, कांग्रेस पार्टी, देखिए पुरी साहब बात नेता आज संवेदना जाहिर कर रहे हैं। साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली सरबजीत का मामला नहीं है, पाकिस्तान को लेकर हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ये भी मेरा मानना है। पुरी साहब यहाँ किसी पर पर्सनली, देखिए सुनिए, खाली पाकिस्तान की बात सर, हम पाकिस्तान के उसमें हम एकदम ये हो जाते हैं कि पाकिस्तान हमारा विरोधी है। मेरा कहना है कि सोमालिया के अंदर, पुरी साहब आप सही माकूल बात इस्तेमाल करते हैं। बात सुनिए, आप सुनेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी सरकार की एनडीए सरकार, हमारी देश की जो विदेश नीति है वो इतनी लचर है कि किसी भी देश में भारतीय नागरिक के खिलाफ कोई अपराध होता है उसको उसके किया जाता, कभी उसको कोई लचर नहीं। क्या हम उतने सक्षम है? सीधी मैं बात कर रहा हूँ, सक्षम, ठीक है। आपका मार्केट है यहाँ पर बिल्कुल एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि वक्त का तकाजा है और हमारी पुरी साहब मेरे पास वक्त का तकाजा है। मैं एक छोटा सा ये कहना चाहूंगी कि जब चीन के साथ मैं खासकर कहूं कि चीन जब भी गड़बड़ करता है तब भारत अगर टफ स्टैंड लेता है तो चीन पीछे हाथ अपने खींचता है, लेकिन अभी तक जो 19 किलोमीटर वो घुस आए हैं उसके बाद भी सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि मैं चीन, बिल्कुल ये एक बात, ये भी बड़ा बुनियादी मुद्दा ये भी है। फिर बात करें, चलिए चूंकि पूरी साहब लगता है सुनने के मूड में नहीं चाहता हूं जी। सुधीर जी, हेलो अविनाश जी, बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रखिएगा क्योंकि वक्त का बिल्कुल तकाजा, वक्त मैं सिर्फ ही एक बात आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर भारत अपना क्लेम जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके ऊपर इमीडिएटली करे, जो हमने रेजोल्यूशन पास कर रखा है, तो पाकिस्तान अपने आप वहां से भागेगा। आज गिलगिट बाल्टिस्तान सभी को उसने चीन को दे दिया है। चीन वहां जो डायमंड की खान है उसके ऊपर कब्जा कर चुका है। हमारा भारतीयों का ध्यान ही नहीं उस तरफ। कम से कम हम इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी बात करें अपने जो पाकिस्तान के। तो कुल मिला के जो बात यहाँ पर समझ में आई है, कुल मिला के बात जो यहाँ पे समझ में आई है वो यही है कि ये पूरा मुद्दा जो है ये इतनी आसानी से सुलझता हुआ नजर नहीं आता है। बहुत सारी पेचीदगियां इसके अंदर है और बहुत आमूलचूल एक परिवर्तन हमें ना सिर्फ अपने रुख में लाना होगा, हो सकता है शायद पॉलिसीज में भी लाना पड़े, ताकि इस तरह की शर्मिंदापूर्ण घटनाएं जो है वो बार बार हम भारतीयों को शर्मिंदा आखिरकार ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े और हमसे बात करने के लिए और इस पूरे तमाम चर्चा के ऊपर विस्तृत से हमें बात करने के लिए। फिलहाल हमारी पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा।